एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसेस शू फे और फेंग को उनके ऑफिस में सोने के लिए डांट रही थी, पर फे और फेंग भी क्या करें, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, होटल में रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। मिसेस शू उनके हक का रूम भी उन्हें नहीं दे रही, तो वो लोग अब उनके रूम में ही सोएंगे ना। लेकिन मिसेस शू के मुताबिक वो दोनों कहाँ पर सोते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो लिन से सिक्योरिटी बुलाकर उनका बेड बाहर फेंकने का ऑर्डर देती है, और जब लिन ऐसा कर रही थी तब फेंग लिन से उस तूफान वाली रात की बात बोलने लग जाता है कि कैसे उसने लिन की जान बचाई थी, उसने लिन के रूम में जाकर क्या देखा था। लिन को बचाने के चक्कर में ही तो उसकी मेमोरी लॉस हुई थी और उसे ही रूम नहीं दिया जा रहा। फेंग की ये बात सुनकर लिन डर जाती है। फेंग को पता है कि लिन अनमैरिड है और उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड वांग के साथ एक ही रूम में थी, कहीं फेंग उसकी सीक्रेट बातें बोल ना दे। इस डर से लिन अपना रूम उन्हें देने के लिए राजी हो जाती है और मिसेस शू के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि फे और फेंग की वजह से मिसेस शू की इमेज खराब हो सकती है, वो दोनों उन्हें परेशान कर सकते हैं, इसीलिए वो उन दोनों को अपना रूम दे रही है। वो मिसेस शू को तकलीफ में नहीं देख सकती, जो सुनकर मिसेस शू लिन से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन फेंग और फे को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो रूम मिल चुका था, इसीलिए दोनों काफी खुश थे। वहीं लिन गुस्से में अपना रूम छोड़ने से पहले रूम के वॉल्स को पेंट से डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। ये देखकर फे उसे रोकती है, लेकिन लिन उसकी इंसल्ट करती है। लेकिन तब फेंग लिन को रोककर उसे कभी भी कोई तकलीफ या फिर परेशानी देने से मना करता है, तभी वो लिन का वो सीक्रेट रखेगा। ये सुनकर लिन वहां से गुस्से में चली जाती है, लेकिन फेंग ऐसे कैसे लिन को कंट्रोल कर पा रहा था, फे कोई समझ नहीं आता कि आखिर लिन का कौन सा ऐसा सीक्रेट उसके पास है। पर फेंग इस बारे में उसे कुछ नहीं बोलता और रूम के वॉल्स को फिक्स करने के लिए फे को साथ में लेकर पेंट की शॉपिंग करने जाता है। वहीं डॉक्टर हुआ शादी के बाद शिंग को अपने घर पर लेकर अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। हुआ के पेरेंट्स को शिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो लोग उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सभी लोग साथ में अब लंच करते हैं और एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं। शिंग भी उनसे प्रॉमिस करती है कि वो एक बहू और वाइफ की ड्यूटी अच्छे से निभाएगी। तभी हुआ कि ग्रैंड मदर शिंग से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ग्रैंड मदर को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी, वो बहुत ही बीमार रहती हैं, सिर्फ व्हीलचेयर से ही वो मूव कर पाती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो शिंग को यान कहकर बुला रही थी। वो यान समझकर ही उसे पैसों से भरा हुआ रेड एनवेलप भी गिफ्ट करती है। यान का नाम आते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग दुखी दिख रहे थे और शिंग भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन है। दूसरी तरफ फेंग और फे अपने रूम वॉल्स को फिर से पेंट करने लग जाते हैं, पर कुछ अलग तरीके से। फेंग वहाँ पर उसी फील्ड की पेंटिंग बनाता है जहाँ पर वो और फे अक्सर जाया करते थे, जहाँ पर मिडिल स्कूल छोड़ने से पहले फेंग उससे आखिरी बार मिला था और जहाँ पर फे ने उससे शादी की बात की थी। उस पेंटिंग में फे ने उन दोनों की ड्राइंग भी कर दी थी। आखिर वो जगह उनके लिए बहुत ही स्पेशल थी और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में अपने छोटे से घर को सजाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर टिंग भी माई को कॉल करके जल्दी घर आने की गुड न्यूज़ देता है। घर आते ही वो माई के पेरेंट्स से शादी की बात करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे 1970s की हर लव स्टोरी की कहानी हैप्पीनेस के सही ट्रैक पर चल रही हो। लेकिन शिंग के दिल में अभी भी कुछ सवाल थे यान को लेकर। वो यान के बारे में हुआ से पूछती है। हुआ उसे कुछ क्लियरली तो नहीं बोलता, सिर्फ इतना जवाब देता है कि ग्रैंड मदर को शिंग यान जैसी दिखी थी, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई। मतलब कि शिंग यान जैसी दिख रही थी, इसीलिए उसने उससे शादी की। लेकिन शिंग ने भी तो हुआ से प्यार में शादी नहीं की है। अगर वो लोग सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होल्ड ना करते तब वो भी उससे शादी नहीं करती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो यान से प्यार होने के बाद भी शिंग से शादी करे। अब उसे समझ में आया कि प्रोफेसर वो उसे हुआ के पास्ट लव रिलेशनशिप के बारे में जान लेने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर वो यान के अंकल थे और उन्हें यार और शिंग का रिलेशन पता था। शिंग अब अपने कपड़े उतार कर उससे पूछती है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर यान। तब वो उसे किस करके उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। शायद अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं यान बसी हुई थी, जो देखकर शिंग अपनी शादी के फर्स्ट नाइट को रोते हुए बताती है। वहीं अगले दिन फैक्ट्री की एक लेडी फे से उसकी वेडिंग की बात करने लग जाती है। फे ने अब तक वेडिंग रिचुअल के हिसाब से लोगों को अपनी वेडिंग पर नहीं बुलाया था और सभी को वेडिंग कैंडी भी नहीं दी थी। लेकिन फे के मुताबिक फेंग और उसके फादर ये सब करना चाहते थे, पर वो इन सब रिचुअल्स में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी एक वर्कर लेडी आकर सभी मैरिड वुमेन्स को घर जाने से पहले फैक्ट्री ऑफिस आने को बोलती है। अब
अब फे भी मैरिड थी तो उसे भी वो लेडी फैक्ट्री ऑफिस ले जा रही थी। पर वहाँ पर जब फे को पता चलता है कि मैरिड वर्कर्स वुमेन को उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकर उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह दिए जा रहे थे, तो ये सब सुनकर वो एम्बैरेसमेंट के चलते वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन उस लेडी के कहने पर फे को वहाँ रुकना पड़ता है। उस लेडी के हिसाब से फे को इतना जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ सालों तक वो काम तक नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ लिंगी फेंग के अंकल फू के पास अपना एक आर्टिकल लेकर गई थी जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आता है। लिंगी जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी और अंकल फू के पास पार्ट टाइम न्यूज़ राइटर की जॉब भी किया करती थी। तभी वहाँ पर फेंग आता है और अंकल फू को अपनी शादी के बारे में बोलता है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश थे। लेकिन इस खबर से लिंगी इतनी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर भी फेंग जब जा रहा था तब लिंगी उसे उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और हॉस्पिटल में उसका ख्याल ना रखने को लेकर माफ़ी मांगती है। पर फेंग को इस बात से ज़रा भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो तो लिंगी का बॉयफ्रेंड कभी था ही नहीं, दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लिंगी ने ही सभी को झूठ कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने लिंगी को अपनी यूनिवर्सिटी सीट इसीलिए दी थी क्योंकि उसे लगा था कि लिंगी उसे ज़्यादा डिजर्विंग है, ना कि इसीलिए कि वो लिंगी से प्यार करता था। उसकी हेल्प को वो प्यार ना समझे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लिंगी के मुताबिक भी उसे फेंग और फे की शादी से खुशी मिली है क्योंकि अब उसके टारगेट का रिश्ता क्लियर हो चुका है। शायद लिंगी यहाँ पर जियांग की बात कर रही थी। फे और फेंग की शादी होने के बाद जियांग थोड़ी ना फे के पीछे पड़ा रहेगा। अब तो लिंगी जियांग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। कुछ देर बाद फेंग घर आकर फे को रूफटॉप पर लेकर जाता है। अपनी कॉलोनी का रूफटॉप दोनों ने पहली बार एक्सप्लोर किया था और रूफटॉप से उन्हें बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। दोनों इस व्यू को वहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे और अपने घर को कैसे डेकोरेट करना है इस बारे में बात कर रहे थे। तभी फे के बैग से वही प्रोटेक्शन गिरकर फेंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर फेंग उसे चिढ़ाने लग जाता है। तब फे उसे समझाती है कि उसे फैक्ट्री की तरफ से दिया गया है। जो बातें कहकर वो भी काफ़ी एम्बैरस फील कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि फेंग उसके बारे में ये सोचे कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए डेस्परेट है, जो देखकर फेंग उसे और ज़्यादा एम्बैरस नहीं करता। फिर वो दोनों फे के पेरेंट्स के घर पर लंच के लिए जाते हैं, जहाँ पर फेंग एक्सपेंसिव मीट खरीद कर लेकर आया था। जो बात फे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि अभी उनके पास पैसों की बहुत कमी है। लेकिन फेंग के मुताबिक वो उसको अच्छे खाने की कभी कमी नहीं होने देना चाहता और ऊपर से दोनों न्यूली वेड्स भी हैं। तभी फे के पेरेंट्स भी कुछ वेडिंग कैंडी खरीद कर फैक्ट्री के लोगों को देने के लिए कहते हैं, पर फे इस टाइम ये सब नहीं करना चाहती थी। अभी उनके घर के लिए फर्नीचर खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को अब फे अपनी सैलरी और यूनिवर्सिटी फीस के लिए जो भी उसने पैसे सेव किए थे उन्हें फर्नीचर के लिए स्प्लिट करने लग जाती है। भले ही फेंग सेकेंड हैंड फर्नीचर फे के लिए ना लाना चाहता हो, पर फे के हिसाब से यही अच्छा डिसीजन है। और भले ही उनकी शादी फेक हो, दोनों फ्रेंड्स की तरह अभी इस रिश्ते में हो, पर दोनों को साथ में रहना है, इसीलिए दोनों को हिसाब से पैसे खर्च करने चाहिए। फिर उसे कुछ पैसे दे देती हैं जो कि उसने आज मीट पर खर्च किए थे। तब उल्टा फेंग उसे अपनी पूरी सेविंग संभालने के लिए दे देता है। अगले दिन फेंग जिस वर्कशॉप पर काम कर रहा था वो लोग फेंग और उसके जैसे आर्टिस्ट को एक रिवर के पास ले गए थे और वहाँ की पेंटिंग बनाने का काम दिया था। इस दौरान फेंग देखता है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड उस रिवर में किसी को भी फिशिंग करने नहीं देते और उनके बॉस के हिसाब से उस रिवर में बहुत फिशेस हैं, इसीलिए कभी कभी लोग छुप छुप कर वहाँ पर फिशिंग करने आते हैं। वहीं डॉक्टर हुआ के लिए शेंग हॉस्पिटल में लंच लेकर आती है, जो देखकर हुआ को बहुत ही अच्छा लगता है। शेंग के हिसाब से वो एक अच्छी वाइफ होने की ड्यूटी कर रही है। तब हुआ भी एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। वो उसके साथ लंच करने के लिए बोलता है, लेकिन शेंग अपनी स्कूल की ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ फे और फेंग एक सेकेंड हैंड फर्नीचर शॉप पर शॉपिंग करने के लिए गए थे, जहाँ पर फे तो बजट को ध्यान में रखते हुए एक ट्रंक लेना चाहती थी जिसे वो डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल और क्लॉथ रखने के लिए यूज करेगी। पर फेंग उसके लिए एक स्टडी टेबल ले लेता है। अब जब बेड की बात आई तो बहुत डिसीजन करने के बाद दोनों एक बंक बेड ले लेते हैं। उस बेड की वजह से दोनों अलग अलग भी सो पाएंगे और कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि ऊपर वाली जगह स्टोरेज के लिए है। जिसके बाद ये लोग पेरेंट्स के साथ अपने रूम को सेटअप करने में लग जाते हैं। पर फे उन्हें चिंग और माई की शादी पर ध्यान देने को बोलती है। अभी वो सेटल हो चुके हैं तो उसके पेरेंट्स को उसके भाई पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके पेरेंट्स फे की बात पर एग्री करते हैं। अब फे भले ही मना करे, लेकिन मॉम फिर भी अपने पैसों से उसे एक स्विंग मशीन देने वाली थी। उसके बाद जब फे के पेरेंट्स अपने घर पर चले जाते हैं तब फे और फेंग डिसाइड
डिसाइड करते हैं कि फे बेड के ऊपर सोएगी और फेंग नीचे सोएगा। तभी उनके घर में नेबरहुड की एक लेडी आती है जो कि उनके बेड को देखकर शॉक थी और पूछती है कि क्या दोनों साथ में नहीं सोते। दोनों अब उस लेडी से झूठ कहते हैं कि बंकर बेड के ऊपर वाला पार्ट स्टोरेज के लिए है और वो दोनों बेड के नीचे वाले पार्ट में ही सोते हैं, एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह। वो लेडी भी उनकी बातों पर यकीन करके अपने घर में चली जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट से उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि अब से उन्हें अपनी फ्रेंडशिप वाली शादी का सीक्रेट अच्छे से छुपा कर रखना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न्यूली वेड्स पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखते हैं। वही डॉक्टर हुआ के लिए उनके घर का सर्वेंट आज लंच लेकर आता है क्योंकि शिंग ने उसे ही आज लंच ले जाने के लिए बोला था। शिंग को अपने टीचिंग जॉब पर जो ध्यान देना है, ये बात हुआ को थोड़ा सा अजीब लगती है। पिछले दिन ही तो वो उसके लिए खुद लंच बनाकर लेकर आई थी। अब रात वो घर जाकर इस बारे में शिंग से पूछने पर उसका कहना था कि जितना उसे वाइफ का ड्यूटी करना था उसने कर लिया, अब उसे अपने भी पर्सनल काम होते हैं। तब हुआ उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन जब शिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती तब हुआ उसे किस करने लग जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी दोनों इंटीमेट नहीं हो पाते क्योंकि इस टाइम ना ही हुआ उससे प्यार करता है और ना ही शिंग के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। तो इसके बाद शिंग अपने काम में बिजी हो जाती है। अगले दिन अब फे का भाई भी फार्म से वापस आ जाता है। फे और फेंग उसे स्टेशन से पिकअप करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टिंग आते ही माई के घर शादी के लिए बात करने जाने वाला था। वो माई के घर वालों को देने के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आया था, पर फे उसे अकेले जाने नहीं देती। उसके हिसाब से वो माई की बेस्ट फ्रेंड है तो उसके घर वाले उसकी बात अच्छे से सुनेंगे। टिंग अगर अकेले बात करने के लिए जाएगा तो उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। टिंग भी उसकी बात मानकर उसके साथ ही माई के घर शादी की बात करने के लिए जाता है। फिर माई के पेरेंट्स को अच्छे से फे और अपने भाई की लव रिलेशनशिप के बारे में समझाती है, लेकिन माई की मॉम इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी क्योंकि टिंग पहले फार्म में काम करता था और अभी उसने वो काम छोड़ दिया है, अब वो जॉबलेस है। माई के लिए तो दूसरे रिश्ते आए हैं, उन लड़कों के पास पैसे और जॉब दोनों हैं। माई खुद भी अच्छी जॉब में है, इसीलिए उसके पेरेंट्स इस रिश्ते से इनकार करके उनकी लाई हुई चीज़ें भी उन्हें वापस ले जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन फे के मुताबिक उन लड़कों के रिश्ते उसके लिए भी आए थे। वो लड़के जॉब के लिए झूठ बोल रहे थे और माई को उसके घर में सभी लोग चाइल्डहुड से जानते हैं, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। माई तो उसकी फैमिली कब की बन चुकी है। अगर कभी उसे किसी ने परेशान भी किया तो वो खुद पहले माई की साइड लेगी। सभी से इम्पॉर्टेंट बात, उसका भाई टिंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आज उसके पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, वो हार्ड वर्किंग और यंग है, उसे जॉब शादी से पहले ही मिल जाएगी। माई भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स को टिंग के साथ उसकी शादी के लिए मना रही थी, इसीलिए फाइनली वो लोग उनकी शादी की बात के लिए मान ही जाते हैं। दूसरी तरफ फे के डैड के दिमाग में उनकी दोस्त गलत बातें भर रहे थे कि बिना फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन किए उन्होंने उसकी शादी फे से क्यों करा दी, क्या पता वो पहले से मैरिड हो या फिर उसका कोई बच्चा भी हो। इन बातों से डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो जब यही बातें अपनी वाइफ को बोलते हैं तो मॉम उससे पूछताछ करने के लिए बोलती हैं, लेकिन फेंग से डायरेक्टली पूछने पर वो थोड़ी ना अपनी सच्चाई सामने आने देगा। इसीलिए दोनों फेंग को ड्रिंक करवा कर उसे नशे में लाकर सच्चाई निकलवाने का प्लान करते हैं। प्लान के हिसाब से डैड एक अल्कोहल की बोतल लेकर फेंग के रूम में जाते हैं और उसके साथ ड्रिंक करते हैं। इस बीच फेंग से उसकी पास्ट की बातें पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग एक के बाद एक ग्लास अल्कोहल पीते हैं वैसे ही फेंग से ज़्यादा तो डैड खुद ही नशे में हो जाते हैं और एक पॉइंट पर उल्टा वो अपनी पास्ट की बातें उसे शेयर करने लग जाते हैं कि फे की मॉम से शादी करने से पहले उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थे, उन्हें और किन लड़कियों से प्यार था। ये सब बातें सुनकर फेंग को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। इस दौरान डैड फे की बात करके भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उनके मुताबिक वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही उसे यूनिवर्सिटी भेज पाए और ना ही उसकी एक ग्रैंड वेडिंग कर पाए। उसकी शादी के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तब फेंग उन्हें संभालता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो फे का हर सपना पूरा करेगा, उन्हें उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डैड उसकी गोद में ही सो जाते हैं और कुछ देर बाद फेंग उन्हें घर पर छोड़ता है। फेंग के जाने के बाद मॉम उन्हें होश में लेकर आती है। वो 4 घंटे तक फेंग की गोद में ही सो रहे थे और फेंग उन्हें किस तरीके से पीठ पर उठाकर यहाँ पर लेकर आया। कहाँ वो फेंग को नशे में लाकर उसकी सच्चाई निकलवाने वाले थे और वो खुद ही इतना नशे में होकर हंगामा करने लग गए। फिर भी इतने हंगामे के बीच डैड ने फेंग से पता लगा लिया था कि फेंग का पहला प्यार फे है, वो पहले से मैरिड या फिर किसी बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन इस दौरान डैड को अपनी पॉकेट से फेंग का लेटर मिलता है जिसमें फेंग ने लिखा हुआ था कि उसे डैड की सभी पास गर्लफ्रेंड की बातें पता है जो कि डैड ने खुद नशे में बताई है। तो अगर डैड नहीं चाहते कि वो मॉम को उनकी गर्लफ्रेंड की बातें बोल दे तो डैड उनका
इम्प्रेशन मॉम के सामने अच्छा बना कर रखे। ये देखकर डैड को खुद की बातें कंट्रोल ना कर पाने को लेकर गुस्सा आता है। इधर फे फेंग के पैर में मसाज कर रही थी। उसने उसके फादर को पीठ पर उठाकर घर जो छोड़ा था। यहाँ पर फेंग को फे की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि हर टाइम सिर्फ फे की चिंता करते रहते थे। यहाँ तक कि उसके फादर तो नशे में भी उसकी फिक्र कर रहे थे। इन बातों के बीच में फेंग फे से उसकी ड्रीम वेडिंग के बारे में जानकारी ले लेता है। अगले दिन फेंग उसी रिवर में छुपकर फे के लिए फिशिंग करने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे कम हैं और फे को फिश खाना बहुत पसंद है। लेकिन सुबह से रात हो जाती है, वो एक भी फिश नहीं पकड़ पाता। हालांकि फेंग घर आकर ये बात फे से नहीं कहता। दूसरी तरफ शिंग फेंग और फे की शादी में जाने की पैकिंग कर रही थी। अगले दिन वो जियांग चेंग के लिए निकलेगी। हुआ के पूछने पर वो ये बात उसे बता देती है। हुआ पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चले उसके भाई से मिलने के लिए, लेकिन शिंग उसको ले जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, इसलिए वो भी उसे फोर्स नहीं करता। अगले दिन अब जब शिंग ट्रेन से जियांग चेंग जा रही थी, तब हुआ उसे बिना बताए उसी ट्रेन में चढ़कर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। उस टाइम पर शिंग अपनी स्टडी में इतना बिजी थी कि आधे घंटे बाद उसका ध्यान उस पर जाता है। लेकिन हुआ के मुताबिक वो शिंग का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि जियांग चेंग सिटी हॉस्पिटल में उसे कोई काम है, इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है। उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। फिर हुआ शिंग को स्लीपर सीट का एक टिकट देकर उसे वहां तक आने के लिए बोलते हैं, ताकि वहां पर शिंग आराम भी कर सके। कुछ देर बाद शिंग उसी सीट में जाकर बैठ जाती है और हुआ को उसके साथ उसके भाई की वेडिंग में आने के लिए बोलती है, क्योंकि शिंग को पूरा यकीन था कि हुआ वेडिंग में उसके साथ जाने के लिए ही उसके पीछे पीछे आया है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन हुआ अभी भी वेडिंग में जाने को लेकर इनकार कर देता है। उसके हिसाब से वो अपने काम से ही यहाँ पर आया है। तभी एक पर्सन वहाँ पर आकर शिंग की ऊपर वाली सीट पर बैठ जाता है, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक था। अपने खाने की चीज़ें और अपनी शूज़ शिंग की सीट की तरफ नीचे फेंक रहा था और अपना पैर लटकाकर शिंग के फेस के पास रख रहा था। इस बात को लेकर जब शिंग उसे टोकती है तो वो पर्सन शिंग को इंसल्ट करने लग जाता है। तब शिंग दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन हुआ शिंग के लिए उस पर्सन के साथ लड़ने लग जाता है। वो उस पर्सन को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और शिंग को परेशान करने से मना करता है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। ये देखकर वो पर्सन हुआ से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद हुआ अपना बेड साफ करके शिंग को वहाँ पर बैठा देता है और खुद उसके बेड पर बैठ जाता है। हुआ का उसके लिए इतना एफर्ट देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जियांग चेंग सिटी पहुंचकर शिंग हुआ को सिटी हॉस्पिटल तक का रास्ता समझा देती हैं, लेकिन इस बीच शिंग किस डायरेक्शन में जाएगी ये हुआ जान लेता है। वहीं फेंग आज भी फे के लिए फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिशेस की जगह उसे सिर्फ कचरा ही मिल रहा था। पर इस कचरे की वजह से वो फॉरेस्ट गार्ड की मार खाने से बच गया। पकड़े जाने पर फेंग ने उन्हें बताया कि वो फिशिंग नहीं कर रहा था, बल्कि रिवर से कचरा साफ कर रहा था। अब फॉरेस्ट गार्ड से तो वो बच गया, लेकिन फे के लिए वो अब तक एक भी फिश नहीं पकड़ सका। अगले दिन वो अपने बचे हुए पैसे से फिश खरीदने का सोचता है, लेकिन फे को बिना बताए वो अपने पैसे फे के बैग से नहीं ले पाता। हालांकि फेंग के दिमाग में एक अलग ही आइडिया बन रहा था। वो टिंग के साथ फे और उसकी वेडिंग सेरेमनी प्लान करने लग जाता है। इधर शिंग एक गेस्ट रूम में रह रही थी, पर वहाँ पर भी उसका सामना हुआ से होता है, जो उसे देखकर बहाना बनाता है कि उसे हॉस्पिटल के पास कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं मिला, इसीलिए वो इस गेस्ट हाउस में आया है। अब शिंग भी हुआ को उसकी भाई की शादी में ले जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो शादी में अपने पेरेंट्स की तरफ से जा रही थी, ना कि फेंग की सिस्टर के हिसाब से। पर ये बात हुआ को पसंद नहीं आती, क्योंकि शिंग हुआ के साथ उसकी शादी की बात को अपने भाई फेंग को बताने से एम्बैरस फील कर रही है। और आखिर उन्हें होटल में 2 रूम्स की क्या ज़रूरत, जबकि दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। ये बेकार का पैसा खर्चा क्यों करना। हुआ शिंग को उसके रूम में मूव इन करने को बोलता है, लेकिन शिंग उल्टा उसको उसके रूम में मूव इन करने को बोलती है। आखिर जियांग चेंग उसका होम टाउन है, तो वो क्यों हुआ के हिसाब से रूम चेंज करे। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की बात पर एग्री नहीं करते और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन बीच रात में हुआ शिंग के रूम में आना चाहता था, लेकिन शिंग उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। दूसरी तरफ फेंग फे को अगले दिन ड्रेस पहनकर फैक्ट्री जाने को बोलता है, जो बात फे को बहुत ही अजीब लगती है। यूजुअली वो ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन फेंग के रिक्वेस्ट पर वो ड्रेस पहनकर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन वो जैसे ही ड्रेस पहनकर जाती है तो सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। ऊपर से फेंग भी आज अच्छा आउटफिट पहनकर आया था और कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स और माई भी वहाँ पर फैक्ट्री के लंच एरिया तक आ गए थे, जो देखकर फे काफ़ी कंफ्यूज थी। तभी माई उसे एक गिफ्ट देकर उसकी वेडिंग सेरेमनी की बात कहती है, जो फेंग और उसके भाई ने फैक्ट्री में ही अरेंज की थी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। फेंग ने फैक्ट्री के सभी वर्कर्स को लंच एरिया में आने के लिए बोला था और वहाँ पर उनकी वेडिंग सेरेमनी होगी। वेडिंग की होस्ट में से शू
सू थी और टिंग फैक्ट्री के कुक्स के साथ मिलकर फे की फेवरेट फिश वेडिंग सेरेमनी में आए हुए गेस्ट के लिए बना रहा था। कुछ देर बाद वेडिंग में फेंग की सिस्टर भी आ जाती हैं, जो कि अंदर जाने में ऑकवर्ड फील कर रही थी। तभी उसके पास हुआ आता है। भले ही शिंग उसे वेडिंग में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड होने के नाते हुआ को उसके साथ आना ही था। वो उसे वेडिंग में शामिल होने की हिम्मत देता है, जिसके बाद शिंग हुआ के साथ ही वेडिंग में एंट्री लेती है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। हुआ भी शिंग के हस्बैंड के हिसाब से खुद को इंट्रोड्यूस करता है, साथ ही अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताता है कि उसके पेरेंट्स कोरियन वॉर में आर्मी में थे और वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर फेंग को अब जाकर अपनी सिस्टर की शादी के बारे में पता चला, फिर भी वो अपनी सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं पर उस वेडिंग में जियांग भी आया हुआ था, जो कि फे और फेंग को साथ में देखकर काफ़ी जेलस था, इसलिए वो उनकी वेडिंग का खाना खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहीं फेंग फे के लिए एक बहुत ही प्यारा वेडिंग स्पीच देता है। फिर फे को भी उसकी वेडिंग स्पीच देने को कहा जाता है, पर जब वो वेडिंग का कॉस्टली खाना देखती है तो वो पैसों की टेंशन में रोने लग जाती है। वहाँ पर मौजूद लोगों को लगा कि फे फेंग का प्यार और अपनी वेडिंग सेरेमनी देखकर इमोशनल हो रही है, लेकिन फे को ये पता है कि इस वेडिंग में जितने पैसे खर्च हुए हैं वो सभी उसकी सेविंग के पैसे होंगे। उसी वेडिंग में फैक्ट्री चीफ वांग से लिन को फेंग और फे के रूम में बंकर बेड की बात पता चलती है, जो बात उसे काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर एक मैरिड कपल के पास बंकर बेड क्यों है, क्या दोनों साथ में नहीं सोते हैं। दूसरी तरफ वेडिंग खत्म होने के बाद फे फेंग से वेडिंग के खर्चे की बात पूछती है कि इतने कॉस्टली फिशेस और वेडिंग कैंडीज के पैसे कहाँ से आए, तो फेंग उसे बताता है कि उसने पैसे फे से बिना पूछे उसके बैग से लिए थे और अपने भी सारे पैसे खर्च कर दिए। ये सुनकर फे अपने पैसों को चेक करती है। उसने जो पैसे यूनिवर्सिटी फीस के लिए अपने पास सेव किए थे उसमें से आधे पैसे फेंग ने खर्च कर दिए थे, जो देखकर वो रोने लग जाती है। फेंग उसे समझाने की उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है कि उसने वेडिंग फूड के लिए खुद फिशिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक भी फिश पकड़ नहीं पाया, इसीलिए उसे वेडिंग फूड के लिए फे के पैसे लेने पड़े। लेकिन फे ये बात सुनकर गुस्से से रोते हुए निकल जाती है और फेंग को उसका पीछा करने से मना करती है। वहीं टिंग एजुकेटेड यूथ ऑफिस जॉब के बारे में पता करने के लिए गया था। उसका अभी तक का वर्क एक्सपीरियंस तो मिस्टर गाओ को पसंद आया था, लेकिन अभी उनके पास कोई जॉब वैकेंसी नहीं थी। ये बात जब वो माई से कहता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर टिंग को जॉब देने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है, जबकि टिंग से कम डिजर्विंग लोगों को जॉब मिल रही है। माई चाहती थी कि टिंग को जल्दी जॉब मिले और उनकी शादी हो जाए। उसे अब और अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना था, नहीं तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करा देंगे और बिना जॉब के वो टिंग से शादी नहीं करेगी। तब टिंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो कैसे भी एक जॉब ढूंढ ही लेगा। फिर जब माई गुस्से में अपने घर पर आती है तो वहाँ पर वो तेंगडा नाम के एक पर्सन को उसकी फैमिली के साथ लंच करते हुए देखती है। तेंगडा को उसकी फैमिली ने ही माई के साथ शादी की बात करने को बुलाया था। टिंग के साथ उसकी शादी की बात हो गई थी। उसकी फैमिली ने प्रॉमिस किया था टिंग को जॉब मिलने तक वो लोग उसकी शादी कहीं और नहीं करवाएंगे। फिर भी वो लोग उसके लिए लड़का देख रहे हैं और लड़के को घर पर भी बुलाया है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर भी वो खुद को शांत करके तेंगडा के साथ ड्रिंक करती है और उसे अच्छे से समझा देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे जॉब मिलने के बाद वो उसे शादी करेगी। ये सुनकर तेंगडा काफ़ी इंसल्टेड फील करता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। माई का भाई और उसकी माँ तेंगडा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। माई की इस हरकत से उसकी मॉम और उसका भाई उस पर काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर फिर बारिश में भीग कर घर पर आती है। वो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आई थी। उसने फिर से पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब लिया था बॉक्सेस बनाने का। घर आकर वो उन बॉक्सेस को बनाने लग जाती है। जिस दौरान फेंग उससे अपने इस हरकत को लेकर माफ़ी मांगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगली बार वो कभी भी उससे बिना पूछे पैसे नहीं लेगा और उसकी जॉब परमानेंट होने के बाद वो अपनी सैलरी फे को दे देगा। वो सिर्फ फे को एक प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी देकर खुश करना चाहता था, लेकिन फे को अब इन पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो कहाँ यूनिवर्सिटी जा पाएगी कि उसे यूनिवर्सिटी के पैसे सेव करने पड़े। ये बोलकर वो रोने लग जाती है तो फेंग उसे कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ उसे शांत होने के लिए थोड़ा सा टाइम देता है और उसके साथ बॉक्सेस बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद फेंग उसके लिए डिनर लेकर आता है। यहाँ पर फेंग अपनी गलतियों के लिए उसे माफ़ी मांगता है कि उसने कभी पैसे सेव करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो हमेशा अकेला ही रहा था। लेकिन अब फे उसके पास है उसकी फैमिली बनकर।
अब से वो उसके लिए पैसे सेव ज़रूर करेगा और खर्च करने से पहले उसे डिस्कस करेगा। जो सुनकर फे स्माइल करती है। उनके बीच की नाराज़गी अब दूर हो गई थी। वैसे भी फेंग अपने लिए नहीं बल्कि फे की खुशी के लिए सब कर रहा था। दूसरी तरफ शेंग अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रही थी, जहाँ लड़के उसके साथ रिलेशनशिप में तो आए थे, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब फाइनली हुआ ने उससे शादी की। लेकिन क्या अब उनके बीच प्यार है? शेंग ये बात सोच रही थी कि तभी हुआ उसके रूम में आता है और उसे हिंट देता है कि क्या शेंग उसके दिल की फीलिंग्स नहीं समझ सकती, कि वो उसके लिए क्या फील करता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच किस होता है। इस बीच शेंग उससे पूछती है कि क्या डिफरेंट बैकग्राउंड के दो लोग प्यार कर सकते हैं। इसका जवाब हुआ हाँ में देता है। और जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो शायद अब दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को समझ लिया था। अगले दिन अब फे फेंग को बॉक्सेस डिलीवर करने को बोलती है। उसी टाइम शेंग और हुआ उनसे मिलने के लिए आते हैं। आज दोनों वापस से अपनी टाउन जाने वाले थे, जहाँ पर जाने से पहले फेंग और हुआ एक दूसरे से बात करते हैं और शेंग फे को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर कुछ पैसे देती है, जिसे फे लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेंग की रिक्वेस्ट पर वो पैसे ले लेती है। फिर शेंग और हुआ अपने टाउन जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद फेंग बॉक्सेस डिलीवर करने के लिए निकलता है और फे भी फैक्ट्री अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती हैं, जहाँ रास्ते में वो चीफ वांग से अपने भाई टिंग के लिए जॉब की बात करती है। फैक्ट्री में एक पोस्ट खाली होने वाली थी और फे चाहती थी कि वो जॉब उसके भाई को मिले, लेकिन इस जॉब के लिए वांग को बहुत से लोगों ने बोल रखा था। किसी ने तो ये जॉब दिलवाने के बदले उसे टेलीविज़न कूपन देने का भी प्रॉमिस किया है। तब वे खुद उन्हें एक टीवी कूपन देने का प्रॉमिस करती हैं, पर जॉब उसके भाई को ही मिलनी चाहिए। अब वांग के हिसाब से टीवी कूपन उसे जो भी देगा वो उसे ही जॉब देगी। इधर टिंग जॉब की खबर पाने के लिए दिन भर एजुकेटेड यूथ ऑफिस पर बैठा रहता था, जिससे मिस्टर गाओ परेशान हो गए थे और टिंग को ऑफिस से भगाने के लिए वो उसे मिल्क बॉटल क्लीन करने की एक छोटी सी जॉब दे देते हैं। वहाँ पर जॉब में टिंग के अलावा सभी वुमेन वर्कर थी। फिर भी टिंग मन लगाकर वहाँ पर काम करने लग जाते हैं और वहाँ की लेडीज उसे अच्छे से काम समझा भी रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।